तो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो टोटल 4 एप्लीकेशन हम डायपोल मोमेंट की एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन सी 4 हैं। ओके, फर्स्ट वन है और के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, या फिर ये कह दो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, कि बेंजीन का डेरिवेटिव कौन से वाला है, ये सब पता करने के लिए हम इसी का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। And last one is determination of polarity of molecules. तो हम टोटल 4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट की। सबसे पहला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि अगर कोई डायपोल मोमेंट किसी चीज का दिया है और हमें ये बताना है कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम डायपोल मोमेंट की हेल्प से इजीली पता लगा पाते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, कि बेंजीन के 3 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा। तो अगर इन तीनों में से कौन सा डेरिवेटिव है, ये हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, डायपोल मोमेंट जो भी उस चीज का दिया होगा। एंड थर्ड वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें हम 2 तरह के आइसोमर्स पढ़ेंगे, सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि अगर जिन चीजों का डायपोल मोमेंट ज्यादा रहा होगा वो ज्यादा पोलर रहेंगे, और जिन चीजों का डायपोल मोमेंट कम रहा होगा वो कम पोलर रहेंगे। ओके, ये हम इसमें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे अगर बात करूं, इसके एक एग्जांपल लूं कि CO2, के CO2 हमें नहीं पता इसका भी स्ट्रक्चर क्या है। अब बस मुझे इतना कहा गया है कि CO2 का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है। अच्छा, डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, कि जो डायपोल मोमेंट है CO2 का अगर 0 दे रखा है, तो इस बात से आपको क्या समझ में आएगा, पक्का जितना इधर से कोई खींच रहा होगा उतना ही दूसरी तरफ से खींचेगा। तो वही चीज यहाँ पे आएगी। इसका स्ट्रक्चर हम क्या बना देंगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो जाएगा, जितना इधर से खींच रहा है इतना ही इधर से खींच रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर को भी नहीं गए, इसीलिए इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं PCl5, और इसका मुझे दे दिया कि डायपोल मोमेंट 0 है। डायपोल मोमेंट 0 है तो इसका पक्का क्या बात होगी, स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, यहाँ पे ये C यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से, तो सब अपनी अपनी डायरेक्शन से खींच रहे हैं। तो ऑल ओवर क्या रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किधर को भी नहीं जाएंगे इस केस में, इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 है। ओके, तो ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल बताया कि इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखेंगे जरा 1 बाय 1। सबसे पहले ये बता चुकी हूँ कि मैं 3 तरह के हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला एप्लीकेशन इंडिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रेडिक्टेड बाय यूजिंग डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर किसी चीज का डायपोल मोमेंट दे रखा है, जैसे अब मैंने बताया था कि अगर CO2 का डायपोल मोमेंट 0 है, तो आपको पक्का पता चल गया कि वो क्या रहेगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, इसलिए हमने शेप ये वाली बना दी थी। ओके, तो अगर किसी चीज का हमें डायपोल मोमेंट पता है तो हम उसकी शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया मीथेन, सारे H है, इक्वली खींच रहे हैं, मतलब ये तो डोनेट करेंगे तो डायपोल मोमेंट 0। यहाँ पे CCl4,
कार्बन टेट्राक्लोराइड सारे Cl इक्वली खींच रहे हैं, तो म्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया, CH3Cl। तो इन्होंने क्या किया, 3 डायरेक्शन में तो H लगा दिया है और एक डायरेक्शन में Cl लगा दिया है। तो क्या होगा, H तो डोनेट करेंगे और Cl अपनी ओर खींच के ले जाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो सारे इलेक्ट्रॉन का इधर कोई तो खींचेगा, तो इसीलिए यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये शो करता है कि डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, और डायपोल मोमेंट 0 नहीं है इसका मतलब अब ये पोलर होगा। ये तो बात आपको बताई गई है। नेक्स्ट, CH3Cl has tetrahedral structure but it is polar and has dipole moment because all bonds are not same। ये बताया कि सारे बॉन्ड सेम नहीं है, इसमें बताया। अब फिर बात की जाए CO2, BF3CH4, जैसे मैंने एग्जांपल बताए थे, इन सभी का डायपोल मोमेंट 0 है, और ये डायपोल मोमेंट किस बात को शो करता है 0 ना, कि ये नॉन पोलर होंगे। ओके, नाउ लेट्स कम्स टू एप्लीकेशन नंबर 2। इसको समझने के लिए पहले देखना, अगर मैं इस तरह से 2 जगह बेंजीन में Cl लगा दूं, एक मैंने यहां लगाई है और एक काम करते हैं, एक बीच में मेटा वाला बना लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये भी इधर को खींच रहा है, ये भी इधर को खींच रहा है, तो ऑल ओवर इधर को ही खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है, तो जितना ये Cl खींचेगा ये भी थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, पर हल्का फुल्का इफेक्ट रह जाएगा इलेक्ट्रॉन के खींचने का, कि कहीं इधर को हल्का फुल्का। और इसमें क्या है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो ये तो क्या करेंगे, दोनों सेम एटम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस केस में इनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो पैरा वाले होंगे इनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। यहाँ पे ये बताया कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इसका डायपोल मोमेंट 6 है, और जो मेटा वाला है इसका डायपोल मोमेंट इसके कंपैरिजन में तो थोड़ा कम होगा। होगा तो, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल 0 होगा, होगा तो, और इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। और जो लास्ट वाला है ये बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0। ओके, क्योंकि ऊपर वाला भी इतना ही खींच रहा है, नीचे वाला Cl भी इतना ही खींच रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर को भी नहीं जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट 0 होने की वजह से ये नॉन पोलर हो जाएगा। ओके, और इन दोनों में थोड़ा थोड़ा पोलर नेचर रहेगा। नाउ लेट्स कम्स टू एप्लीकेशन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो थर्ड एप्लीकेशन में क्या आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, पहले सुनना जरा। कि इस तरह से मैं एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, और या तो इसे ऐसे बना लो, या फिर क्या होगा, ये जो सिमिलर एटम है Cl और Cl, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रख दो, और H दोनों सिमिलर अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब दोनों सिमिलर एटम सेम डायरेक्शन में हो तो इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। और जब दोनों सिमिलर एटम, जैसे यहाँ पे Cl और ये यहाँ पे Cl, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। ओके, तो पहले मैंने आपको ये बताया कि 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म जिसमें दोनों सिमिलर एटम सेम डायरेक्शन में हो, ट्रांसफॉर्म जिसमें दोनों सिमिलर एटम अपोजिट डायरेक्शन में हो। ओके, तो अब देखना जरा, इसमें क्या है, जब दोनों Cl एक ही डायरेक्शन में है, तो ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो ऑल ओवर डायपोल मोमेंट क्या होगा, कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट तो एक डायरेक्शन में खींचा जा रहा है। तो हम कह देते हैं सिस केस में जो डायपोल मोमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कुछ ना कुछ तो होगा ही,
अब क्योंकि कुछ ना कुछ होगा तो ये क्या होगा, पोलर नेचर का। और इस वाले में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में ये Cl इधर को खींच रहा है, जितने ये इधर को खींच रहा है इतने ही ये वाला Cl उधर को खींच रहा है। जब दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो क्या होगा, ना इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेगा ना उधर खिसकेगा, बीच में ही रहेगा। तो इस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0। जब इधर को भी नहीं जा रहा तो डायपोल मोमेंट 0 ही रहेगा। इस वाली ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ओके Now let's come to the application number 4, which is the determination of polarity of molecule. कि अगर कोई मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नहीं है, ये बात हम डायपोल मोमेंट को देख के कैसे बता सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जिसका जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा एक ही डायरेक्शन में खींचे जा रहे हैं, तो इट मीन्स वो ज़्यादा पोलर होगा। और जहाँ पे ज़्यादा पोलैरिटी आएगी तो वहाँ पे जो कोवलेंट नेचर है वो कम हो जाएगा और आयनिक नेचर बढ़ जाएगा। ओके, जरा देख लो इसको। देखो, इफ द डायपोल मोमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज हायर देन द बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल विल बी मोर आयनिक। इसमें क्या बोला इसने कि अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल में जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हुआ है उस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है प्रेजेंट है उन बॉन्ड्स में अब आयनिक नेचर ज़्यादा आ जाएगा। ओके, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल HF, HCl, HBr और HI। तो इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर वाला सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे स्मॉल। तो क्या जो चीजें सबसे ज्यादा छोटी होती हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जैसे ही हम नीचे को जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, और जब साइज बढ़ता जाएगा नीचे को जाते हुए वो ज्यादा नहीं खींच पाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी, नेगेटिविटी डिक्रीज। तो इससे क्या होगा, ये वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, ये खींचेगा भी कम। तो खींच ऑल ओवर इन सब में से कौन ज्यादा रहा है, F। और जब F खींच ज्यादा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे इसकी ओर ही तो भागेंगे। इन सब से अगर कंपेयर करूं तो F सबसे ज्यादा खींच रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब सबसे ज्यादा खींच रहा है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन इसकी ओर को भागेंगे। तो अगर इन सबसे कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा न्यू जो होगा डायपोल मोमेंट वो सबसे ज्यादा इसका मैक्सिमम होगा। फिर HCl का होगा तो डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ जरूर, पर वो HF के कंपैरिजन में कम होगा। HBr का और कम होगा क्योंकि ये और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और HI का सबसे कम होगा। फिर बात ये आती है, अभी जो मैंने ऊपर लाइन पढ़ी कि जिसका डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा उसमें ज्यादा डायपोल मोमेंट आते आते उसमें क्या होता है, एक जो नेचर है बॉन्ड्स का वो कोवलेंट बॉन्ड से थोड़ा सा आयनिक नेचर ज्यादा आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है इसमें थोड़ा सा आयनिक नेचर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखना जरा, HF, HCl, HBr, HI तीनों के डायपोल मोमेंट लिख दिए। सबसे जो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट है वो HF का है क्योंकि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन सबके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसीलिए क्योंकि इसका सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट है, यही बात तो मैंने बताई थी कि अगर ज्यादा डायपोल मोमेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि वो अब आयनिक नेचर का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक तो आपकी एप्लीकेशन खत्म हो जाती है डायपोल मोमेंट की। ओके।